रात के 10 बज रहे थे। बरसात की बूंदें खिड़की के शीशे पर लगातार थपथपा रही थी। कमरे में आधा अंधेरा और आधा उजाला था, जैसे आशा की जिंदगी आधी उम्मीदों से भरी और आधी मायूसियों में डूबी। टेबल पर रखी किताबों पर हल्की नमी जमा हो चुकी थी। वह सामने रखे कॉलेज के प्रोस्पेक्टस को बार बार देख रही थी। पन्नों के बीच रखे उस फॉर्म पर जैसे उसकी सारी उम्मीदें टिकी थी। बस एक साइन चाहिए पापा का, उसने खुद से कहा और आंखें बंद कर ली। आशा के मन में बचपन से ही एक ही सपना था, पढ़ लिख कर कुछ बनना, अपने पैरों पर खड़ा होना। उसे हमेशा लगता था कि अगर उसे थोड़ा मौका मिल जाए तो वह अपनी ज़िंदगी खुद गढ़ सकती है। पर घर में माहौल ऐसा था कि बेटी की पढ़ाई को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। उसके पिता श्यामलाल चौबे एक रिटायर्ड पोस्ट मास्टर थे। सख्त स्वभाव, पुराने ख्याल और समाज की इज्जत को सबसे ऊपर रखने वाले आदमी। उनके लिए लड़की की सबसे बड़ी डिग्री अच्छी शादी थी। आशा, अब बस बिक कर बेटी, बीए हो गया, बहुत है, अब हम तेरे लिए लड़का देखने लगते हैं। यह वाक्य जैसे रोज की प्रार्थना की तरह घर में गूंजता था। आशा की माँ सरस्वती देवी पति के सामने कभी जोर से बोलती नहीं थी। वह अपनी बेटी का दर्द समझती थी पर कुछ कर नहीं पाती थी। माँ बेटी के बीच की वो मौन समझदारी ही दोनों को जोड़े रखती थी। उस रात जब पापा सोने चले गए तो आशा ने धीरे से माँ के कमरे में झांका। माँ, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? नहीं माँ, ये देखो ना, यूनिवर्सिटी का फॉर्म आया है। एमए में एडमिशन लेना चाहती हूँ, बस 1 साल का कोर्स है। माँ ने लंबी सांस ली। बेटा, तेरे पापा नहीं मानेंगे, कहेंगे अब पढ़ाई का क्या करना है, अब तो घर बसाने की सोचो। माँ, क्या सिर्फ शादी ही औरत का मकसद होता है? नहीं बेटी, लेकिन समाज यही समझता है। आशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने चुपचाप फॉर्म मोड़कर किताबों के बीच रख दिया। अगले दिन सुबह पापा चाय पीते हुए बोले, सुनो सरस्वती, पंडित जी का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा है कि मथुरा वाले शर्मा जी का बेटा बहुत अच्छा है, बैंक में काम करता है, देख ले क्या? माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप चाय का प्याला उनके सामने रख दिया। आशा पास में खड़ी थी, उसके हाथ में टिफ़िन और आंखों में बेचैनी थी। पापा, मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ। श्यामलाल चौबे ने अखबार नीचे रखा। कॉलेज तो ख़त्म हो गया ना तुम्हारा? हाँ, पर मैं एमए करना चाहती हूँ। एमए? अब उसका क्या करोगी? घर के काम सीख, ससुराल में वही काम आएंगे। आशा के मन में जैसे किसी ने ताला जड़ दिया हो। वह बिना कुछ बोले कमरे में चली गई। कुछ दिन बाद घर में तैयारियों की हलचल थी। रिश्तेदार आ जा रहे थे। आशा ने सोचा शायद किसी की शादी है, लेकिन जब उसने सुना कि यह तो उसकी अपनी सगाई की तैयारी है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पापा, आप मुझसे पूछे बिना मेरी सगाई तय कर दी? बेटी, ये तुम्हारे भले के लिए है। लड़का अच्छा है, परिवार अच्छा है, और हमें क्या चाहिए? पर पापा, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। बेटी, यह सब कहने सुनने की बातें नहीं होती। तुम्हारी उम्र हो चली है, लोग बातें करने लगेंगे। आशा ने महसूस किया कि अब उसकी बातों का कोई मतलब नहीं। उसे लगा जैसे उसकी ज़िंदगी उसके हाथों से निकल रही है, जैसे कोई और उसके लिए फैसले ले रहा हो। सगाई वाले दिन वह सफ़ेद सूट में बहुत सुंदर लग रही थी। लड़का देवेंद्र उर्फ देबू एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। कम पढ़ा लिखा, लेकिन बातों में थोड़ी अकड़ थी। पहली बार जब दोनों आमने सामने बैठे तो देबू ने बस इतना पूछा, आपको खाना बनाना आता है? आशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थोड़ा बहुत सीख रही हूँ। देबू बोला, अच्छा है, हमारी माँ को बहू में यही चाहिए, पढ़ाई वढ़ाई बाद में देखी जाएगी। वो पल जैसे आशा के लिए किसी चट्टान पर हथौड़ा मारने जैसा था। उसे एहसास हुआ कि यहाँ किसी को उसकी सोच, उसकी चाहत या उसकी शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। सगाई के कुछ दिन बाद ही शादी की तारीख तय हो गई। आशा के मन में एक ही सवाल बार बार गूंजता, क्या ये शादी सच में ज़रूरी थी?
क्या मैं अपनी मर्जी से नहीं जी सकती थी? माँ कभी कभी उसे समझाती, बेटा सब ठीक हो जाएगा। हर लड़की को शुरुआत में मुश्किल लगती है, फिर सब अपने आप संभल जाता है। लेकिन आशा जानती थी कि यह झूठ है, एक ऐसा झूठ जो हर माँ अपनी बेटी को मजबूरी में देती है। शादी से एक दिन पहले रात में वह अपने कमरे में अकेले बैठी थी। उसने अपने सभी सर्टिफिकेट, किताबें और कॉलेज का आईडी कार्ड हाथ में लिया। हर पन्ने से जुड़ी यादें उसे कुछ कह रही थी। क्या ये सब अब कभी काम आएगा? उसने खुद से पूछा। फिर धीरे धीरे सारी किताबें अलमारी में रख दी, जैसे अपने सपनों को दफना रही हो। शादी का दिन आ गया। ढोल, शहनाइयाँ, भीड़ और रिश्तेदारों की हंसी में आशा का दिल सन्नाटा महसूस कर रहा था। पंडाल में बैठी वह जैसे किसी और की कहानी की नायिका थी, अपनी नहीं। देबू उसके पास बैठा था, चेहरे पर नकली मुस्कान पर आंखों में अजनबीपन। जब पंडित ने कहा, अब कन्यादान कीजिए, तो श्यामलाल चौबे ने गर्व से कहा, आज मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ। लेकिन आशा ने सोचा, क्या बेटी देना फ़र्ज़ है या एक बोझ उतारना? 7 फेरे पूरे हुए, सब खुश थे, पर उसके भीतर जैसे हर फेरे के साथ एक सपना मरता जा रहा था। शादी के बाद जब विदाई हुई तो माँ ने गले लगाते हुए कहा, बेटी अब यही तेरा घर है, सबका ख्याल रखना। आशा के कानों में वही शब्द गूंजे, अब यही तेरा घर है। गाड़ी में बैठते ही उसकी आंखों से आंसू बहे। देबू ने एक पल देखा और बोला, इतना भी रोने की क्या ज़रूरत है, अब तो मैं हूँ तुम्हारे साथ। आशा ने खिड़की से बाहर देखा, पीछे छूटता घर, पिता की कठोर छवि, माँ का झुका चेहरा, सब धुंधला हो गया। रात को जब वह नई दुल्हन बनकर कमरे में आई तो देबू ने हंसते हुए कहा, अब ये रोना धोना बंद करो, मेरे घर में सबको खुश रहना पसंद है। आशा ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर मुस्कान अधूरी थी। वह जानती थी यह घर उसका नहीं है, ये बस एक नई जिम्मेदारी है, एक नया किरदार। बाहर बारिश रुक चुकी थी, चांदनी हल्के पर्दे से झांक रही थी। आशा ने मन ही मन कहा, शायद अब से मेरी ज़िंदगी किसी और की ही लिखी कहानी होगी। और इस तरह आशा की नई यात्रा शुरू हुई, जहाँ वह एक बेटी से बहू बनी, पर एक इंसान से धीरे धीरे एक बंधन में बदलती गई। सुबह की धूप पर्दे से छनकर कमरे में फैल रही थी। खिड़की के पास रखे तुलसी के पौधे की पत्तियां ओस से भीगी थी। आशा ने धीरे धीरे आंखें खोली। एक नई जगह, एक नया कमरा और एक नया जीवन, पर मन में अजीब सा खालीपन। रात भर नींद नहीं आई थी। वो बार बार करवटें बदलती रही। हर बार जब भी आंख लगती, माँ की आवाज़ गूंज उठती, बेटी अब यही तेरा घर है। और फिर वो खुद से पूछती, क्या सच में? कमरे के बाहर से सास की आवाज़ आई, आशा बहू उठ गई क्या? नाश्ता बना लेना, तेरे ससुर जी को ऑफिस जाना है। जी मम्मी जी, आशा ने जवाब दिया और तुरंत उठ गई। उसने अपनी साड़ी ठीक की, बाल बांधे और रसोई में चली गई। यह रसोई उसके लिए किसी नई परीक्षा जैसी थी। हर बर्तन की जगह अलग, हर चीज़ का तरीका अलग। देबू की माँ श्यामवती देवी बहुत तेज़ जुबान वाली थी। उन्हें छोटी छोटी बातों पर टोकना आदत थी। बहू, चाय में चीनी ज़रा कम डालना, तेरे ससुर को मीठा नहीं जचता। और रोटी ज़्यादा सिक गई तो दोबारा मत देना, समझी? आशा ने जी कहा और चुपचाप काम में लग गई। हर गलती पर सास की झिड़की, हर हरकत पर नज़र। उसे लगा जैसे वो किसी घर में नहीं बल्कि किसी कसौटी पर जी रही है। देबू ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। सफ़ेद शर्ट, भूरे पैंट और माथे पर हल्का तेल। वो बार बार आईने में खुद को देख रहा था। आशा ने उसकी तरफ देखा, शायद कोई बात शुरू करे, पर उसने कुछ नहीं कहा। चाय लाओ, बस यही शब्द निकले उसके मुंह से। आशा ने ट्रे में चाय रखी और दी। देबू ने एक सिप लिया और बोला, थोड़ी कड़वी है। आशा ने हल्के से कहा, अभी थोड़ी जल्दी में बना दी। जल्दी में? ससुराल में कोई जल्दी नहीं होती, समझी? वो चुप रही। देबू ने अखबार उठाया और बोला, आजकल लड़कियां बस पढ़ाई का बहाना ढूंढती है ना।
न घर के काम आते हैं न बात करने का सलीका। आशा ने कुछ नहीं कहा। उसके शब्द चाय से ज़्यादा कड़वे थे। दिन बीतते गए। घर में रोज़ के वही काम, सफाई, खाना, कपड़े, बर्तन। देबू ऑफिस जाता, शाम को लौटता, पर बातों में बस ताने होते। आज सब्जी में नमक ज़्यादा है, रोटी सूख गई, तेरे घर में कुछ सिखाया नहीं क्या? आशा कभी मुस्कुराकर टाल देती, कभी चुप रह जाती। कभी कभी मन करता सब छोड़कर भाग जाए, लेकिन कहाँ जाती। रात को जब वह अपने कमरे में जाती तो खिड़की से आसमान देखती। उसे याद आता कॉलेज का वो मैदान जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ बैठा करती थी। कितना कुछ सोचा था, पढ़ाई, करियर, आज़ादी, पर अब लगता था जैसे वो सब किसी और की ज़िंदगी थी। एक दिन दोपहर में जब घर में सब सो रहे थे, आशा ने अपनी पुरानी डायरी खोली। उसमें उसने लिखा था, मैं चाहती हूँ कि मैं किसी के कहने पर नहीं, अपने मन की सुनकर जीऊँ। वो पन्ने पढ़ते हुए उसकी आंखों में आंसू टपक पड़े। उसी वक्त देबू कमरे में आया। क्या पढ़ रही हो? आशा ने झट से डायरी बंद कर दी। कुछ नहीं। देबू ने शक भरी नज़रों से देखा। कुछ नहीं? या किसी को खत लिख रही हो क्या? नहीं, मैं तो बस। बहाने मत बनाओ, तुम्हारी नज़रें सब कह देती है। कॉलेज में रह चुकी हो ना, पता है मुझे वहाँ कैसी कैसी बातें होती है। उसकी आवाज़ में जहर था। आशा काँप गई। देबू, आप मुझ पर शक क्यों करते हैं? क्योंकि औरतों पर शक करना ही सही है, उसने हंसते हुए कहा। जमाना खराब है। वो चला गया और आशा ने पहली बार खुद से कहा, ये रिश्ता अजनबी ही रहेगा। रात को जब देबू लौटा तो कुछ नशे में था। आशा डर गई क्योंकि उसने कभी उसे इस रूप में नहीं देखा था। आशा, उसकी आवाज़ भारी थी। आज मेरे लिए खाना खुद बनाना। जी, बना दिया है। आजा बैठ, बात करनी है। आशा बैठ गई। देबू बोला, तुम्हें यहाँ अच्छा लगता है? हाँ, उसने झूठ बोला। तो फिर मुस्कुराती क्यों नहीं? बस थक जाती हूँ दिन भर। देबू अचानक हंस पड़ा। थक जाती हो? घर के 4 काम करके? उसकी हंसी में ताना और अपमान था। आशा उठी और कमरे में चली गई। पीछे से आवाज़ आई, लड़कियां आजकल बड़ी नखरीली हो गई है। हमारे ज़माने की औरतें तो मर जाती थी पर कुछ कहती नहीं थी। आशा ने पलटकर देखा। तो क्या औरत का मर जाना ही उसकी अच्छाई है? देबू ने तमतमाकर कहा, जबान संभालो। वो चुप हो गई क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि इस घर में उसकी आवाज़ की कोई कीमत नहीं। दिन पर दिन उसका चेहरा मुरझाने लगा। वो पहले जैसी हंसमुख लड़की नहीं रही। सास ससुर कहते, हमारी बहू बड़ी चुप रहती है, ना हंसती है ना बोलती है। देबू कहता, ज़्यादा बोलती है तो भी परेशानी, कम बोलती है तो भी, अब क्या करे। आशा अब बस जीने और ढोने के बीच रह गई थी। एक शाम मोहल्ले की औरतें आई। किसी की शादी की बात चल रही थी। वो सब हंस हंस कर बातें कर रही थी। आशा बस मुस्कुरा रही थी, पर मन कहीं और था। उनके बीच किसी ने कहा, देबू की बीवी तो बहुत शांत है, बोलती ही नहीं। दूसरी बोली, अरे पढ़ी लिखी औरतों का यही हाल होता है, घर आते ही सब अकड़ गायब। आशा ने सिर झुका लिया। वो जानती थी कि ये लोग उसकी चुप्पी को कमज़ोरी समझते हैं, पर उन्हें क्या पता वो चुप है क्योंकि अब बोलने की हिम्मत नहीं बची। कुछ ही महीनों में उसे महसूस हुआ कि देबू का प्यार नहीं, बस शक बढ़ता जा रहा है। वो उसका फ़ोन चेक करता, उसके पत्र खोलता और हर बार कोई ना कोई सवाल उठा देता। ये नंबर किसका है? कल तुम्हारी सहेली क्यों आई थी? कॉलेज का नाम सुनते ही तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान क्यों आ जाती है? आशा को अब डर लगने लगा था। कभी कभी वो सोचती, अगर ये शादी का मतलब है तो काश मैं कभी दुल्हन न बनी होती। एक दिन दोपहर में देबू अचानक जल्दी घर आ गया। आशा कपड़े सुखा रही थी। कहाँ थी? उसने पूछा। घर पर ही तो। झूठ, दरवाज़ा बंद था। मैं छत पर थी कपड़े सुखाने। बहाने बनाना बंद करो, मुझे पता है औरतें कब झूठ बोलती है। वो एक कदम आगे बढ़ा और उसकी आंखों में गुस्सा था। देबू, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मुझे तेरी आंखों पर भरोसा नहीं।
उस दिन पहली बार आशा ने महसूस किया कि उसका डर अब स्थायी हो गया है। वो खुद को आईने में देखती और कहती, मैं वही आशा नहीं हूँ जो अपने सपनों के लिए लड़ती थी। अब मैं सिर्फ एक शरीर हूँ जो किसी और की मर्जी से सांस ले रहा है। शाम को जब वो छत पर अकेली बैठी थी तो सामने आसमान में एक सितारा टिमटिमा रहा था। उसने मन में कहा, काश मैं भी उस सितारे की तरह आज़ाद होती जो किसी के घर की चार दीवारी में नहीं बस खुली हवा में जीता है। नीचे से सांस की आवाज़ आई, बहू नीचे आ जा, ससुर जी खाना खा चुके हैं। जी, उसने धीमे से आवाज़ दिया। वो जानती थी कि अब ये जी ही उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है। न ना कहने की हिम्मत, न क्यों पूछने की आज़ादी। रात को बिस्तर पर लेटी तो देबू ने बिना देखे पूछा, कल ऑफिस के बाद मेरी माँ के रिश्तेदार आ रहे हैं, साफ सफाई कर देना। जी, और हाँ, ज़्यादा बन ठन कर मत बैठना, तुझे सादगी में रहना चाहिए। आशा ने करवट बदल ली। बाहर बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। वही बारिश जो उसकी ज़िंदगी की तरह लगातार बरस रही थी, पर न ज़मीन को ठंडक दे रही थी न दिल को सुकून। उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, शायद यही है मेरा अनचाहा बंधन। सुबह का वक्त था। धूप हल्के बादलों के बीच से झांक रही थी। आशा ने रसोई में गैस पर चाय रखी थी। तभी देबू की माँ की आवाज़ आई, बहू जल्दी कर, तेरे ससुर जी को ऑफिस जाना है। और ये देबू तो अब तक उठा भी नहीं। जी मम्मी जी, आशा ने जवाब दिया और तुरंत चाय के कप ट्रे में सजाने लगी। देबू का कमरा अभी बंद था। उसने दरवाज़ा खटखटाया। देबू, चाय रख दूँ? अंदर से रूखी आवाज़ आई। रख दो, और ज़रा धीरे से बोला करो, सुबह सुबह सिर में दर्द होता है। आशा ने ट्रे रख दी और धीरे से चली गई। कमरे से कोई धन्यवाद नहीं, बस बिस्तर की चरमराहट की आवाज़ आई। रसोई में लौटते हुए उसने सास को देखा जो पड़ोसन से बातें कर रही थी। अरे आजकल की लड़कियां भी ना कुछ ज़्यादा ही चालाक हो गई है। हमारी बहू को ही देख लो, बोलती तो कम है लेकिन आंखों में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। पड़ोसन हंस दी। पढ़ी लिखी है ना, इसलिए ज़रा अकड़ है। आशा ने यह सब सुना और उसके भीतर कुछ टूट गया। वह सोचने लगी, क्या मेरी पढ़ाई, मेरी पहचान अब बस अकड़ कहलाएगी? उसने चुपचाप सब्जी काटना जारी रखा। दिन बीतते गए। देबू का शक अब हर बात में झलकने लगा था। कभी वह बिना वजह फ़ोन छीन कर देखता, कभी उसका बैग टटोलता। किससे बातें कर रही थी? ये नंबर किसका है? तेरे पुराने कॉलेज के दोस्त अभी भी तुझे याद करते हैं क्या? आशा हर बार यही कहती, आपको गलतफहमी हो रही है, पर देबू का जवाब हमेशा एक ही होता, मुझे औरतों की चालें समझ में आती है। वह शब्द उसके दिल में कील की तरह उतर जाते। अब उसे न दिन अच्छा लगता न रात चैन देती। वो बस जी रही थी, जैसे कोई कैदी जिसे सज़ा तो मिली है पर अपराध कभी साबित नहीं हुआ। एक शाम जब देबू ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि घर में बिजली नहीं है। आशा मोमबत्ती जला रही थी। देबू ने झल्लाते हुए कहा, अंधेरे में बैठी क्या सोच रही थी? किसी के बारे में? नहीं, बस बिजली चली गई थी। तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही है। आशा ने मजबूर होकर मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसके होंठ कांप रहे थे। देबू ने पास आकर कहा, तुम्हें पता है, जब तुम मुस्कुराती हो तो झूठ साफ दिखता है। आशा ने धीरे से कहा, हर मुस्कान झूठ नहीं होती, कुछ दर्द भी छिपाती है। देबू ने गुस्से में हाथ झटका। तुम्हें मुझसे बहस करना आता है, बस यही सीखा है तुम्हारी किताबों ने। वो बाहर चला गया और मोमबत्ती की लौ कांपने लगी, ठीक वैसे ही जैसे आशा का दिल। सास ससुर का रवैया भी अब बदल गया था। माँ जी रोज़ कोई ना कोई ताना देती, तेरे पापा ने बड़े शौक से पढ़ाया था तुझे, अब वही पढ़ाई सिर चढ़ गई है। या फिर हमारे ज़माने की औरतें पति की आंखों में देखकर समझ जाती थी क्या चाहिए, अब की बहुएं फ़ोन में झांकती रहती है। आशा बस जी मम्मी जी कहकर रह जाती। वो जानती थी जवाब देने का मतलब है और अपमान झेलना। रात को वह अपने बिस्तर पर बैठी थी। देबू पास में मोबाइल पर कुछ देख रहा था। आशा ने
हिम्मत करके कहा, देबू एक बात कहूँ? क्या? मैं सोच रही थी कि मैं फिर से पढ़ाई शुरू कर लूँ। घर के कामों के बाद टाइम मिलता है। देबू ने फ़ोन नीचे रखा और उसकी ओर देखा। पढ़ाई? अब क्या करेगी पढ़कर? प्रोफेसर बनेगी या फिर कॉलेज वाले दोस्तों से मिलने जाएगी? आशा ने धीरे से कहा, नहीं, बस अपनी खुशी के लिए। खुशी? देबू हंस पड़ा। तुम्हारी खुशी अब मैं तय करूँगा, समझी? उसने मुड़कर बत्ती बंद कर दी। अंधेरे में आशा की आंखों में आंसू बह निकले। वो धीरे से फुसफुसाई, मेरी ज़िंदगी का हर फैसला किसी और का क्यों होता है? कभी कभी ससुर जी थोड़ा सहारा देते, वो कहते, बहू मन छोटा मत कर, सब ठीक हो जाएगा। पर फिर अगले ही पल सांस बोल पड़ती, ठीक कैसे होगा? लड़की खुद ही कुछ बदलना नहीं चाहती। आशा मुस्कुरा देती, क्योंकि अब उसके पास आंसू भी ख़त्म हो चुके थे। एक दिन घर में रिश्तेदार आए हुए थे। देबू की मौसी ने आशा से पूछा, बहू तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो ना? क्या किया है तुमने? बीए किया था मौसी जी। फिर बस शादी हो गई? आगे नहीं पढ़ पाई? अरे पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर बसाना ही तो औरत का धर्म है। सभी हंसने लगे, पर आशा को लगा जैसे उसकी आत्मा पर किसी ने थप्पड़ मारा हो। वक्त गुजरता गया। आशा के भीतर अब एक गहरी खामोशी बस चुकी थी। वो वही थी जो पहले बहुत बोलती थी, हंसती थी, सपने देखती थी, पर अब वो एक ऐसी औरत बन चुकी थी जिसे सबकी बातें सुननी थी, पर कुछ कहना नहीं था। हर सुबह वही दिनचर्या, उठना, नाश्ता बनाना, सफाई, सास की डांट, देबू के ताने, फिर चुप्पी। कभी कभी वो आईने में खुद को देखती और कहती, क्या मैं वही हूँ जो कभी अपने सपनों के लिए लड़ी थी? आईना जवाब नहीं देता, बस उसके आंसू से धुंधला जाता है। एक दिन आशा की तबीयत बहुत खराब हो गई। सिर चकरा रहा था, बदन में दर्द, आंखों के सामने अंधेरा। सास ने कहा, बहू तू कामचोर बन गई है, थोड़ा बुखार है तो बिस्तर पकड़ लिया। देबू ऑफिस चला गया बिना पूछे कि वह ठीक है या नहीं। आशा ने हिम्मत की और पास के अस्पताल चली गई। डॉक्टर ने चेकअप किया और मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। आशा की आंखें नम हो गई। दिल में एक अजीब सी राहत आई। शायद अब देबू बदल जाएगा, शायद अब सब ठीक हो जाएगा। वो खुशी खुशी घर लौटी। रास्ते में उसे लगा जैसे हवा हल्की लग रही हो, जैसे दुनिया में फिर से रंग लौट आए हों। उसने मन ही मन कहा, अब यह रिश्ता किसी नई शुरुआत का नाम बनेगा। रात को जब देबू घर आया तो आशा ने पहली बार उसे गले में हाथ डाल लिए दिए। देबू चौंक गया, क्या हुआ आज इतनी मुस्कान? आशा ने धीरे से कहा, तुम्हें एक बात बतानी है, बहुत बड़ी बात। क्या? मैं मैं माँ बनने वाली हूँ। देबू कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर अचानक बोला, माँ बनने वाली हूँ? ये तो ठीक है, लेकिन पापा मैं ही हूँ या कोई और? वो वाक्य सुनते ही जैसे उसके चारों तरफ की हवा जम गई। आशा ने महसूस किया कि उसका दिल धड़कना भूल गया है। देबू ये क्या बोल रहे हो? मुझे क्या पता कॉलेज में तेरा कितना मेल मिलाप था, अब कौन जाने किसका। आशा के कानों में शोर गूंजने लगा। उसने धीरे से कहा, इतनी बड़ी बात का भी तुम मजाक बना सकते हो? देबू चिल्लाया, ये मजाक नहीं, शक है, और शक वही करता है जिसे भरोसा टूटने का डर हो। आशा के कदम डगमगाने लगे। उस रात वह पहली बार अपने कमरे से निकलकर छत पर चली गई। आसमान में वही सितारे थे, पर आज उन्हें देखकर भी कोई सुकून नहीं था। वो बुदबुदाई, अगर किस्मत ने हमें जोड़ा ही नहीं तो क्यों बांधा ये अनचाहा बंधन। नीचे से सास की आवाज़ आई, बहू क्या कर रही है ऊपर? उसने धीरे से कहा, बस थोड़ी हवा ले रही हूँ। पर हवा में अब सांस नहीं, आंसू थे। वो दीवार से टिक गई, आंखें बंद की, और मन में बस एक सवाल गूंजा, क्या यही है विवाह, जहाँ प्यार नहीं सिर्फ शक और अपमान है? उसकी हथेलियाँ ठंडी पड़ गई। नीचे आकर उसने खुद को आईने में देखा, चेहरा पीला, आंखें सूजी हुई। उसने खुद से कहा, शायद मेरा रिश्ता अब दीवारों से है, इंसानों से नहीं। रात के अंधेरे में भी उस दिन आशा के मन में एक उजाला था।
डॉक्टर के शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कई दिनों बाद उसने खुद को किसी अच्छे सपने में पाया था। उसे लगा जैसे जीवन ने उसे फिर से जीने का एक कारण दे दिया हो। वो आईने के सामने खड़ी होकर अपने पेट को हल्के से छूती है। अब मैं अकेली नहीं हूँ, वह धीमे से बुदबुदाई। अब मेरे साथ कोई है जो सिर्फ मेरा है, जो मुझे बिना शर्त प्यार करेगा। उसके भीतर एक माँ की ममता जन्म लेने लगी थी, और वही ममता उसे फिर से जीवित महसूस करा रही थी। सुबह जब सूरज उगा तो आशा ने बहुत दिनों बाद अपने बाल खुले छोड़े। उसने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी और माथे पर बिंदी लगाई। सास ने चौंक कर पूछा, आज तो बहुत सज धज रही है बहू, कोई खास बात? आशा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मम्मी जी, एक बहुत अच्छी खबर है। देबू तभी ऑफिस जाने को तैयार हो रहा था। आशा ने उसके सामने जाकर कहा, देबू कल डॉक्टर के पास गई थी, मैं माँ बनने वाली हूँ। कुछ पल का सन्नाटा। देबू का चेहरा निश्चल रहा। उसने कहा, अच्छा, फिर बैग उठाया और निकल गया। आशा वही खड़ी रह गई, हाथों में पल्लू, आंखों में उम्मीद और दिल में चोट। वही सोच रही थी, क्या उसे सच में फ़र्क नहीं पड़ा? दिन गुजरते गए और आशा का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। वह पहले से ज़्यादा थक जाती, पर उसकी आंखों में एक नई चमक होती थी। कभी आईने में देखती तो खुद से कहती, अब ये बच्चा ही मेरी ताकत है। लेकिन घर का माहौल वही था। सास उसे ताने देती, देखो, अभी से काम छोड़ दिया, 9 महीने तो भगवान जाने क्या हाल होगा। और देबू, वो तो जैसे इस खबर को भूल ही चुका था। कभी कभी जब वो शाम को लौटता तो टीवी के सामने बैठकर चुप रहता। आशा पास जाकर पूछती, कैसा दिन रहा? तो जवाब आता, मत पूछो, सिर मत खाओ। वो समझ नहीं पाती, यह आदमी जिसे वो अपना मानती है अब अजनबी क्यों लगता है। एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। तेज बुखार, कमजोरी और पेट में हल्का दर्द। सास ने फिर ताना मारा, क्या जरूरत थी डॉक्टर के पास जाने की, 9 महीने सबको होते हैं। पर आशा अब इतनी कमज़ोर थी कि बोली भी नहीं। वो कमरे में जाकर लेट गई और खुद से कहा, क्या माँ बनना भी इस घर का में गुनाह है? रात को जब देबू घर लौटा तो आशा ने धीरे से कहा, देबू मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। देबू ने मोबाइल से नज़र उठाई। कितनी बार कहा है इतना ड्रामा मत करो, सबको प्रेगनेंसी होती है, तू कोई अलग नहीं है। आशा ने सिर झुका लिया। वो जानती थी इस घर में उसकी आवाज़ की कोई कीमत नहीं। कुछ हफ्तों बाद जब डॉक्टर ने बताया कि बच्चा ठीक है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, भगवान तूने मेरी उम्मीद को सलामत रखा। उसने सोचा कि वो अब खुद से और बच्चे से वादा करेगी, अब चाहे जो हो जाए मैं तुझे दुनिया में ला कर रहूँगी। वो हर रात अपने पेट पर हाथ रखकर लोरी गुनगुनाती, सो जा मेरे लाल, तेरी माँ है यहाँ। पर उसी दौरान देबू का व्यवहार और बिगड़ने लगा। कभी वो दोस्तों के साथ देर रात लौटता, कभी बिना बताए कहीं चला जाता। जब आशा पूछती तो कहता, मेरा हिसाब रखना बंद कर, तेरी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ ना। एक शाम देबू नशे में घर लौटा। उसकी आंखों में लालपन था। आशा डरते हुए बोली, इतनी देर क्यों की? देबू ने हंसते हुए कहा, तेरे बच्चे की खुशी में दारू पी ली। फिर वो पास आकर बोला, वैसे यकीन नहीं आता, ये बच्चा मेरा है। उसने यह कहते हुए उसका चेहरा पकड़ लिया। आशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, देबू ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। देबू ने झटक दिया, पत्नी या बोझ? वो लड़खड़ाते हुए बाहर चला गया। आशा वही जमीन पर बैठ गई। उसके हाथ उसके पेट पर थे, जैसे अपने बच्चे को किसी बुराई से बचा रही हो। वो फुसफुसाई, मत डर मेरे लाल, तेरी माँ सब झेलेगी। दिन हफ्तों में बदलते गए। अब उसका पेट उभर चुका था। कभी कभी पड़ोस की औरतें आकर कहती, बहू बहुत थकी लग रही है, आराम कर लिया कर। वो मुस्कुराकर कहती, थोड़ा सा काम कर लेने से मन भी लग जाता है। असल में वो जानती थी कि अगर उसने आराम किया तो सास कहेगी, अब बहाने शुरू। और अगर ज़्यादा बोली तो देबू कहेगा,
तू अब मुझसे बहस करने लगी है। इसलिए उसने बोलना ही छोड़ दिया। बस मुस्कान और खामोशी उसके हथियार बन गए। एक दिन डॉक्टर ने कहा कि उसे पूरा आराम चाहिए, वरना बच्चा कमज़ोर हो सकता है। आशा ने यह बात घर में बताई। देबू ने हंसते हुए कहा, तुम डॉक्टर लोग भी ना छोटी छोटी बातों पर डराते हो। सास ने कहा, हमारे ज़माने में तो खेत में काम करते हुए बच्चे जन जाते थे। आशा बस चुप रही। कभी सोचा था कि ये चुप्पी उसे बचाएगी, पर अब उसे समझ आ गया था, यह चुप्पी उसकी सबसे बड़ी कैद बन गई है। रात को जब सब सो गए तो वह बालकनी में खड़ी थी। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसने धीरे से कहा, अगर तू बेटी हुई तो तुझे मैं वही गलती नहीं करने दूंगी जो मैंने की है। वो मुस्कुराई, आंसू पोंछे और कहा, तू मेरी उम्मीद है, मेरी रोशनी। कुछ महीने बीत गए। अब उसका 9वां महीना चल रहा था। सास की शिकायतें बढ़ती जा रही थी। अब तो कुछ काम की उम्मीद भी नहीं है इससे। देबू ने भी दूरी बना ली थी। आशा ने एक दिन अपने पिता को फ़ोन किया। धीरे से बोली, पापा मैं ठीक नहीं हूँ। पिता ने चिंतित होकर कहा, क्या हुआ बेटी, कुछ तकलीफ़ है? वो रो पड़ी। बस अब थक गई हूँ पापा। पिता ने कहा, तू हिम्मत रख, सब ठीक होगा। वो जानती थी पिता भी अब कुछ नहीं कर सकते। उसने सिर्फ हूँ कहा और फ़ोन रख दिया। रात में उसे तेज़ दर्द शुरू हुआ। सास ने डॉक्टर को बुलाया। लंबी रात थी, दर्द और चीखों से भरी हुई। सुबह होते होते एक बच्चे की रोने की आवाज़ गूंजी। डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, बेटी हुई है। आशा की आंखों में चमक आ गई। उसने कमज़ोर हाथों से बच्ची को सीने से लगाया। वो बोली, मेरी बेटी, मेरी उम्मीद। पर कमरे में कोई खुशी नहीं थी। सास ने कहा, लड़की हुई है, लड़का होता तो अच्छा होता। देवू खड़ा रहा, न मुस्कुराया न देखा। आशा ने बस अपनी बेटी को और कसकर पकड़ लिया। अब वही उसकी दुनिया थी। कुछ दिन बाद जब वह ठीक हुई तो उसने देखा कि देबू बच्ची से दूरी बना रहा है। वो पूछती, थोड़ा उसे गोद में ले लो ना। देबू कहता, मुझे बच्चों से मतलब नहीं। उसकी आंखें फिर नम हो जाती, पर वह अब रोती नहीं थी, क्योंकि अब उसके पास एक कारण था। मेरी बेटी को मजबूत माँ चाहिए। वो अपने दर्द को मुस्कान में छिपा लेती, दिन रात बच्ची के साथ बात करती, लोरियां गाती, हर बार कहती, तू वही उम्मीद है जिसने मुझे ज़िंदा रखा। लेकिन किस्मत को जैसे चैन नहीं था। देबू के शक अब फिर लौट आए। कभी कहता, बच्ची तेरी जैसी क्यों नहीं लगती। कभी कहता, लोग कह रहे थे तो डॉक्टर के पास अकेले जाती थी। आशा ने थक कर कहा, देबू तुम क्यों नहीं समझते कि ये बच्ची सिर्फ तुम्हारी है, हमारी है। देबू बोला, अगर होती तो मैं महसूस करता। वो कमरे से चला गया और आशा की आंखों से आंसू गिरे, बिल्कुल उसकी गोद में सोई उस बच्ची पर। वो बोली, मेरी बेटी, शायद इस घर में प्यार नाम की चीज़ नहीं है, पर मैं वादा करती हूँ तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। रात को वो खिड़की के पास बैठी थी। बेटी गोद में थी और चांद आसमान में मुस्कुरा रहा था। वो बोली, देख तेरी माँ हार नहीं मानी अभी। तू है ना, इसलिए अभी भी जीने की वजह है। पर के उसके भीतर कहीं एक डर था कि कब तक वो ये सब झेल पाएगी, कब तक उम्मीद उसके दर्द पर पट्टी बांधे रखेगी। वो धीरे से फुसफुसाई, अगर प्यार नहीं मिला तो कम से कम मेरी बेटी को इज्जत तो मिले। और उसी रात चांदनी में एक माँ की आंखों से दो मोती गिरे, एक उम्मीद के और एक डर के। सुबह की हल्की धूप कमरे की दीवारों पर सरक रही थी। आशा अपनी बेटी पाखी को गोद में लेकर धीरे धीरे झुला रही थी। छोटी सी जान उसकी अंगुलियों को पकड़कर मुस्कुरा रही थी, जैसे वो अपनी माँ के सारे दुखों पर मरहम लगा रही हो। पर दरवाजे के उस पार वही सन्नाटा था, वही ठंडा बर्ताव, वही अनकही दूरी। देबू का चेहरा अब पहले से भी ज़्यादा कठोर हो गया था। उसकी आंखों में भरोसे की जगह एक अजीब सी शंका थी। हर नज़र जैसे किसी सबूत की तलाश में भटकती रहती। एक दिन जब आशा बच्ची को नहलाकर कपड़े बदल रही थी, देबू अचानक कमरे में आया।
उसने बच्ची को देखा, फिर बोला, तेरे कहने से तो ये मेरी बेटी है, पर पता नहीं। आशा सुन रह गई, उसके हाथ कांप गए। वो बोली, देबू ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम ये कैसे सोच सकते हो? देबू ने ठंडे स्वर में कहा, लोग बातें करते हैं, कहते हैं कि तू गर्भवती होने से पहले ही डॉक्टर के पास जाती थी, पता नहीं किससे मिलती थी। अब तू ही बता सच क्या है? आशा की आंखें भर आई। देबू डॉक्टर के पास मैं सिर्फ अपनी तबीयत के लिए गई थी, तुम्हें तो खुद बताया था। देबू हंस पड़ा, तब भी तुमने यही कहा था, लेकिन अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं। वो कमरे से निकल गया और पीछे दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया कि पाखी डरकर रो पड़ी। आशा ने बच्ची को सीने से लगाया। मत डर पाखी, तेरी माँ है ना तेरे साथ। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसने उन्हें पोंछ लिया। अब वो आंसू किसी को नहीं दिखाना चाहती थी, क्योंकि वह जान चुकी थी इस घर में आंसू भी शक का सबूत बन जाते हैं। दिन बीतते गए। देबू का बर्ताव अब और ज़्यादा रूखा हो गया था। कभी वह कई कई दिनों तक उससे बात नहीं करता था, कभी अचानक कुछ नहीं से गुस्सा हो जाता था। तू इतनी देर तक फ़ोन पर किससे बातें कर रही थी? बाजार क्यों गई थी? तेरी सहेली आई थी या कोई और? हर सवाल में जहर घुला होता। आशा कोशिश करती समझाने की। देबू, तुम क्यों नहीं समझते कि मैं किसी से कुछ नहीं छुपाती? पर देबू का जवाब होता, जिसे झूठ बोलने की आदत हो वो सच्चाई का ढोंग करना भी सीख लेता है। कभी कभी वो उसके सामने बैठकर बेटी की ओर देखता और कहता, तेरी आंखें मेरी जैसी नहीं हैं, देख तेरे नाक नक्श भी मेरी तरह नहीं। बताओ ये बच्ची किसकी है? आशा हर बात यही कहती, तुम्हारी सुर सिर्फ तुम्हारी। पर अब उसके शब्दों की कोई कीमत नहीं रह गई थी। सास को भी अभी शक की आग ने जकड़ लिया था। वो कहती, आजकल की लड़कियां कुछ भी कर सकती है, ज़माना ख़राब है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है तेरा पति कैसे परेशान रहता है। आशा चुपचाप सब सुनती रही। कभी कुछ कहने की कोशिश करती तो जवाब आता, बहू होकर सास से बहस करती है, औरत होकर औरत की इज्जत नहीं समझती। वो सोचती, क्या औरत की इज्जत सिर्फ उसके चुप रहने में है? लेकिन हर बार वो खामोश रह जाती, क्योंकि अब बोलने का मतलब था और ताने और जहर। एक रात जब सब सो गए थे, आशा बालकनी में बैठी थी। चांद आसमान में शांत था, पर उसका मन तूफान से था। उसने खुद से कहा, अगर ये शक ही जिंदगी बन गया है, तो क्या अब मुझे इस कैद में रहना होगा? पाखी उसके पास बिस्तर पर सोई थी। वो उठी, उसके माथे को चूमा और फुसफुसाई, तेरी माँ अब डर में नहीं जिएगी। लेकिन अगली सुबह जब वो उठी तो वही सब दोहराया गया। देबू फिर देर से लौटा, फिर वही आरोप, वही अपमान। आशा के दिल में जैसे कोई दरार गहराती जा रही थी। अब वो खुद को आईने में देखती तो पहचान नहीं पाती। चेहरा मुरझाया, आंखों के नीचे काले घेरे, होठ सूखे। एक जिंदा औरत धीरे धीरे एक मुरझाए साये में बदल रही थी। एक दिन पिता श्यामलाल चौबे मिलने आए। आशा ने बहुत दिनों बाद अपने पापा को देखा। वो थोड़ी देर तक कुछ कह नहीं पाई, बस गले लगकर रो पड़ी। पिता ने पूछा, क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है? आशा ने झूठ बोल दिया, हाँ पापा सब ठीक है, बस थोड़ा थक जाती हूँ। श्यामलाल चौबे ने उसकी आंखों में देखा। वो सब समझ गए, पर कुछ कह न सके। सिर्फ बोले, अगर कभी घर आना चाहे तो दरवाज़ा हमेशा खुला है। आशा ने सिर झुका लिया। उसके भीतर का एक हिस्सा चिल्ला रहा था, मैं जाना चाहती हूँ पापा, बहुत थक गई हूँ। पर उसने कहा नहीं, क्योंकि वह जानती थी समाज उसे भागी हुई औरत कहेगा। वक्त बीतता गया। पाखी अब 2 साल की हो चुकी थी। उसकी हंसी में आशा को दुनिया की सारी शांति मिलती। जब वो माँ माँ कहती तो आशा का दिल भर आता। वो सोचती, अगर मैं इस घर में टिकी हूँ तो सिर्फ तेरे लिए। पर देबू का व्यवहार और गिरता गया। अब वो कभी कभी हाथ भी उठा देता था। एक दिन उसने गुस्से में पाखी की गोद में बैठे हुए आशा को धक्का दे दिया। आशा जमीन पर गिर पड़ी। पाखी जोर जोर से रोने लगी। देबू क्या कर रहे हो, बच्ची है ये। मुझे सिखा मत झूठी औरत। आशा ने कांपते हुए अपनी बेटी को उठाया।
उसने अपने भीतर जैसे सब कुछ खत्म होते देखा। प्यार, भरोसा, सम्मान सब राख बन गया था। उस रात उसने अपने कमरे में बैठकर पुराना एल्बम खोला, कॉलेज की तस्वीरें देखी, वो मुस्कुराती हुई लड़की जिसके सपनों में उजाला था। उसने तस्वीर छूकर कहा, कहाँ खो गई वो आशा जो अपने नाम की तरह उम्मीदों से भरी थी। बाहर तूफान चल रहा था पर भीतर का तूफान उससे भी बड़ा था। कुछ दिनों बाद उसने देबू से कहा, मुझे अब और नहीं रहना यहाँ। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो मुझे जाने दो। देबू ने ठंडे स्वर में कहा, जा सकती है पर बेटी को यहीं छोड़ जा, ये मेरी है। आशा ने गुस्से में कहा, तुम्हें जब यह अपनी लगती ही नहीं थी तो अब तुम कैसे तुम्हारी हो गई? देबू ने एक पल को उसे देखा और फिर बोला, ठीक है, जाना हो तो जा, लेकिन लौट कर मत आना। आशा ने कुछ नहीं कहा। उसने पाखी को उठाया, कपड़े बैग में रखे और दरवाजे से बाहर चली गई। बारिश हो रही थी, वो सड़क पर चल रही थी, गोद में बच्ची, आंखों में आंसू, पर दिल में एक अजीब सी राहत थी। कम से कम अब ये घर नहीं जो कैद बन चुका था। वो बस स्टॉप पर खड़ी थी, सिर पर कोई छत नहीं, भविष्य अंधेरा, पर वो मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसके पास अब भी उसकी बेटी थी, उसकी आशा। लेकिन किस्मत ने अभी आखिरी खेल बाकी रखा था। जब वो अपने पिता के घर पहुंची, दरवाज़ा खुलते ही पिता ने उसे देखा। उनकी आंखों में दर्द था लेकिन साथ में डर भी। बेटी, ये क्या किया तूने? लोग क्या कहेंगे? पति का घर छोड़कर आ गई। आशा ने जवाब दिया, पापा, वहाँ रिश्ता था लेकिन इंसानियत नहीं थी। अब मैं सिर्फ अपनी बेटी के साथ जीना चाहती हूँ। पिता कुछ बोल न सके। माँ ने उसे गले से लगाया और कहा, बेटी, तू थक गई होगी, बस अब आराम कर। आशा ने आंखें बंद की। पहली बार उसे लगा शायद अब वो सच में सांस ले सकती है। लेकिन देबू का जहर यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। उसने थाने में रिपोर्ट लिखवाई। मेरी पत्नी बच्ची को लेकर भाग गई है। पुलिस घर आई और सवालों की बारिश शुरू हो गई। क्यों छोड़ा पति का घर? क्या किसी और से संबंध है? आशा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक वाक्य बोला, क्योंकि अब उस घर में इंसानियत नहीं बची थी। रात में सब सो गए। आशा ने पाखी को गोद में लेकर कहा, तेरे नाम की तरह तू मेरी सुबह बनेगी। वो मुस्कुराई, पर उस मुस्कान के पीछे बहुत गहराई थी, एक टूटी हुई औरत की जिसने सब कुछ खोकर भी अपने अंदर की माँ को बचाए रखा। रात गहराई हुई थी, आसमान में आधा चांद धुंध में छिपा था, जैसे वो भी कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पा रहा। आशा अपने पुराने घर के छोटे कमरे में बैठी थी। कोने में पुरानी लकड़ी की अलमारी, दीवार पर माँ दुर्गा की तस्वीर और फर्श पर एक छोटी सी चारपाई जिस पर पाखी सो रही थी। उसने बच्ची के सिर पर हाथ फेरा। पाखी की मासूम सांसें सुनाई दे रही थी, धीमी, कोमल, जैसे किसी शांति की धुन। पर उस शांति के बीच आशा का मन अब भी तूफानों से भरा था। वो सोच रही थी, क्या मैं सच में गलत थी? क्या किसी की सहनशीलता को कमजोरी समझना सही है? क्या एक औरत का चुप रहना दूसरों को उसे तोड़ देने का हक देता है? धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने पिछले कई साल घूम गए। देबू का वो शक भरा चेहरा, वो ताने, वो थप्पड़, वो दिन जब उसने खुद को आईने में नहीं पहचाना था। वो बोली, नहीं, अब और नहीं। उसके अंदर कोई जाग गया था। वो औरत जो हमेशा सहती रहती, अब अपनी बेटी के लिए मजबूत बन चुकी थी। सुबह का सूरज उगा तो पहली बार उसने खिड़की खोली। ताज़ी हवा उसके चेहरे को छूकर गई। उसने खुद से कहा, अब हर दिन एक नई शुरुआत होगी। उसने पास के स्कूल में नौकरी ढूंढने की ठानी। उसने अपनी पुरानी डिग्रियां निकाली, धूल झाड़ी और बोली, शायद अब इन्हीं से मेरी ज़िंदगी फिर से लिखी जाएगी। कुछ दिनों की कोशिशों के बाद उसे एक छोटे स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी पर उम्मीद ज़रूर थी। हर सुबह वो पाखी को गोद में लेकर स्कूल जाती, क्लास के बच्चों को पढ़ाती और शाम को उसे लेकर लौटती। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में थोड़ी शांति लौटने लगी। पाखी अब बोलने लगी थी। माँ, आप हंसती क्यों नहीं? आशा मुस्कुरा देती, अब तो हंसने की वजह तू ही है।
लेकिन समाज के लोग अब भी पीछे नहीं हटे थे। कभी कोई कह देता पति छोड़ गया, कुछ तो गड़बड़ रही होगी। कभी कोई कहता देखो कितनी चालाक औरत है, अकेली रह रही है फिर भी खुश है। आशा अब इन बातों पर सिर्फ मुस्कुराती, क्योंकि वो जान चुकी थी लोगों के पास बात करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ होगा, पर जीने की ताकत सिर्फ अपने भीतर से ही मिलती है। एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आशा ने दरवाज़ा खोला। सामने देबू खड़ा था। वो पहले से बहुत बदला हुआ लग रहा था, चेहरा थका हुआ, आंखों में पछतावा। उसने धीरे से कहा, आशा मुझे माफ़ कर दो। आशा सन्न रह गई। कई सालों बाद वो ये आवाज़ सुन रही थी, वो आवाज़ जिसने कभी प्यार दिया था, फिर वही जिसने उसकी आत्मा तक को चोट पहुंचाई थी। वो बोली, माफ़ी? अब किस बात की? देबू की आंखों से आंसू निकल आए। मैं गलत था, लोगों की बातों में आकर मैंने तुम्हें खो दिया। जब तुम गई तब समझ आया कि तुम क्या थी मेरे लिए। मैं पाखी को देखने आया हूँ और अगर तुम चाहो तो। वो रुक गया। आशा ने गहरी सांस ली और बोली, तुम्हें याद है जब मैं तुम्हारे घर में थी, तब तुमने मुझसे कहा था जा लेकिन लौट कर मत आना। तो आज मैं वही कर रही हूँ देबू, अब मैं लौट कर नहीं आऊँगी। देबू ने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें अब डर से नहीं बल्कि साहस और आत्मसम्मान से भरी थी। वो चुपचाप सिर झुकाकर चला गया। आशा ने अब फैसला कर लिया था, वो अपनी बेटी को उस माहौल में कभी नहीं भेजेगी जहाँ औरत की कीमत सिर्फ शक के तराजू से तोली जाती है। वो रोज़ स्कूल जाती, पाखी को नई कहानियाँ सुनाती, सपनों, परिश्रम और उम्मीद की। धीरे धीरे उसके पढ़ाने का तरीका सबको पसंद आने लगा। स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा, आपके अंदर वो ताकत है जो हर बच्चे को कुछ अच्छा सिखा सकती है। आशा ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने खुद ज़िंदगी से सीखा है कि गिरने के बाद उठना ही सबसे बड़ी जीत होती है। कुछ साल बीते। पाकी अब 8 साल की हो गई थी। एक दिन स्कूल में मदर्स डे मनाया जा रहा था। हर बच्चा अपनी माँ के लिए कुछ कह रहा था। पाखी मंच पर गई और बोली, मेरी माँ सबसे मजबूत है। उन्होंने मुझे सिखाया है कि अगर कोई तुम्हें गिराए तो खुद को उठाना सीखो। मेरी माँ का नाम है आशा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आशा की आंखें भर आई। उसने सोचा, अब मुझे किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं, मेरी बेटी ही मेरा गर्व है। रात में जब सब सो गए, आशा ने अपनी डायरी खोली। वो वही डायरी थी जो उसने शादी के बाद पहली बार खरीदी थी, लेकिन कभी लिख नहीं पाई थी। अब उसने पन्ना खोला और लिखा, प्रिय ज़िंदगी, तूने मुझे बहुत रुलाया, लेकिन मैंने तुझसे जीना भी सीखा। मैंने रिश्ते खोए पर खुद को पाया। मैंने अपमान झेला पर अपनी बेटी को सम्मान देना सिखाया। अब मुझे किसी के नाम की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब मैं खुद अपने नाम की पहचान हूँ। मैं हूँ आशा। उसने पन्ना बंद किया और चांदनी में अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराई। कई साल बाद जब पाखी बड़ी होकर लेखिका बनी, तो उसने अपनी माँ की कहानी पर किताब लिखी, शक की जंजीरें, जिसकी आखिरी पंक्ति थी, औरत जब चुप रहती है तब वो डरती नहीं, वो भीतर से खुद को तैयार कर रही होती है अपने नए जन्म के लिए। उस किताब ने हजारों महिलाओं को अपनी आवाज़ खोजने की प्रेरणा दी, और हर मंच पर जब पाखी से पूछा जाता कि कहानी असली है या काल्पनिक, वो बस मुस्कुरा कर कहती, ये मेरी माँ की कहानी है और मेरी माँ का नाम है आशा चौबे।